दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस सवाल को हल कर रहे हैं वह सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सवाल में एक समकोण त्रिभुज के बारे में पूछ रहे हैं। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है वह कुछ इस तरह से होता है। समकोण त्रिभुज में नीचे की भुजा ये आधार है, ऊपर ये भुजा लंब या उसकी ऊंचाई है और ये कर्ण है। यदि हम इन बिंदुओं का नाम लिखें तो इस बिंदु का नाम हमने ए लिखा, यहाँ बी और ये सी है। अब इस समकोण त्रिभुज में ए बी इसको हम बोलेंगे आधार और ए सी यह भुजा लंब कहलाएगी और बी सी भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। अब इस सवाल में बी सी भुजा का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इसकी जो ऊंचाई है उसके बारे में लिखा हुआ था कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब है कि ए बी भुजा आधार 7 सेंटीमीटर मालूम है। यदि हम आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर दें तो हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तब हम इस सवाल में मानते हैं कि माना आधार x सेंटीमीटर है, मतलब ए बी भुजा x सेंटीमीटर है और यदि हम इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर दें तो हमें उसकी ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और सवाल में दिया हुआ था तो यहाँ लिखा दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब ये तीनों स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम सवाल हल करते हैं। सवाल हल करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इस प्रमेय के अनुसार हम इस सवाल को हल करेंगे और जो हमारे ये मान हैं इन मानों को हम इसी फार्मूले में रख देंगे। तब उस फार्मूले को जो मैंने अभी लिखा था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं कि पहले हमने लिखा आधार का वर्ग जो x था तो x का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल कर्ण दिया था 13 सेंटीमीटर तो यहाँ लिखा हमने 13 सेंटीमीटर का वर्ग। ये x स्क्वायर था तो यहाँ x स्क्वायर लिखा, ये प्लस है तो प्लस है। अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने फिर फार्मूले का उपयोग किया है। फार्मूला होता है ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये b है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट था इस ब्रैकेट को इस फार्मूले से तुलना यदि हम करें तो a बराबर हुआ x, b बराबर हुआ 7। यदि इस फार्मूले में जहाँ a लिखा है वहाँ हमें x लिखना है और जहाँ ये b लिखा है वहाँ हमें 7 लिखना है। तब हमने लिखा x का वर्ग माइनस, अब यहाँ फार्मूले में 2 लिखा था तो यहाँ 2 ही रहेगा, a की जगह x और b की जगह 2 लिखना है तो 2 और 7 का गुणा हो गया तो 2 सत्ते 14 हो गए और a की वैल्यू x थी तो यहाँ x लिखा। फार्मूले में ये माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आया। अब फार्मूले में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया और b का मान 7 था तो 7 का वर्ग मतलब 7 गुणित 7, 7 सतैया 49। इस तरह से ये वाला स्टेप यहाँ पे हल हो गया बराबर। अब यहाँ ये 13 का वर्ग था तो 13 गुणित 13 169 हुआ। अब ये समीकरण यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके आगे हल करते हैं तो उसके लिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तब हो गया 2x स्क्वायर।
ये -14x लिखे थे तो -14x लिखे। 169 बराबर के राइट हैंड पे लिखे थे, जब हम इनको लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो ये धन के थे, यहाँ आके ये ऋण के हो जाएंगे। और ये +49 ये धन के हैं, तो धन और ऋण आपस में ऋण होते हैं। तब 169 में से 169 में से केवल 49 घटा देंगे, तब ऋण 120 बचा। ये ऋण इसलिए आया क्योंकि 169 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो ऋण के रहेंगे। हमेशा चिन्ह जोड़ते और घटाते समय बड़ी संख्या का लगाया जाता है, तो बड़ी संख्या इस तरफ आई थी तो ऋण के थे, इसलिए ये ऋण 120 बराबर 0 आया। अब इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 14 है। 14 को हम 2 गुणित 7 लिख सकते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और 120 को हम 2 गुणित 60 लिख सकते हैं। तो इन तीनों में 2 कॉमन है, तो इन तीनों में से हम 2 बाहर ले लेंगे, तब ये समीकरण होगा आपका 2 ब्रैकेट x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस 2 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा है। ये 2 हम अलग करेंगे। अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समीकरण और सरल हो जाए, आपको समझने में और आसानी हो। इस वजह से समीकरण को हल करने के लिए 2 का हम यहाँ गुणा है उस पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। जब भाग होगा और शून्य में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो शून्य ही रहता है, तब आपका यह समीकरण हो जाएगा सिर्फ इतना। तब आपका समीकरण होगा x² माइनस 7x ऋण 60 बराबर 0, जो यहाँ पे लिखा है। अब ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस आगे x² ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0 को हल करने के लिए हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालते समय हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणा करने पर 60 आए और उनको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं होती हैं 12 और 5। 12 में यदि हम 5 का गुणा करें तो 12 पंचे 60 हो गए, और 12 में से यदि हम 5 घटा दें तो 7 आता है। तो यहाँ पे हमने x² लिखा था, x² लिखा, ये माइनस है तो माइनस है, और 12 ऋण 5 लिखा, और ये जो कोष्टक था x थे तो ये x लिखा। ये ऋण है तो ऋण 60 तो 60 बराबर 0। अब x² जो लिखा हुआ है, इस x² इसको हल करने के लिए यहाँ पे आप देखें तो जो x² था तो ये मैंने x² लिखा। अब लिखा ऋण 12 था, ऋण का 12 में गुणा किया और पीछे x भी लिखा है तो इनका गुणा हो जाएगा, तब ये हो गए ऋण 12x। फिर ऋण और ऋण का गुणा हम करेंगे तो ये हो जाएंगे धन 5x, और ऋण 60 जो लिखा हुआ था तो वो ऋण 60 लिखे बराबर यहाँ पे ये 0 आ गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब ये x² ऋण 12x जो थे, इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसको में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x कोष्टक में, यहाँ से तो x बाहर चला गया एक, तो अब एक ही x बचा तो यहाँ x लिखा। ये ऋण थे तो यहाँ ऋण लिखा, और ये 12x में से फिर x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 12, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे +5x ऋण 60 लिखा हुआ था, इसमें से आप 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 5x लिखा ही हुआ है और ये 60 लिखे हैं। 60 को यदि हम उसमें गुणनखंड में लिखें, गुणा में लिखें तो ये 12 गुणित 5 लिखा जा सकता है, मतलब 60 में भी 5 है। तो हम इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे और वो भी हम प्लस के लेंगे, क्योंकि हमें जो अगला ब्रैकेट बनाना है वो इस ब्रैकेट के जैसा ही बनाना है। उसमें ब्रैकेट में भी x ऋण 12 होना चाहिए। तो यहाँ से हम +5 कॉमन ले लेंगे। जब हम +5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हुआ +5, फिर ब्रैकेट में यहाँ से 5 बाहर आ गए तो यहाँ पे बचा आपका x, और ये माइनस था तो माइनस 60 में से 5 बाहर गए तो ये बचे आपके 12, ब्रैकेट बंद, बराबर ये 0 था तो यहाँ पे 0 ही रहेगा।
अब इस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये x ऋण 12 है और ये भी x ऋण 12 है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखें प्रिंट में यहाँ लिखा हुआ है x ऋण 12 और अगले ब्रैकेट में लिखा है x धन 5। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर x लिखा है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर +5 लिखे हैं, इनको हमने अगले ब्रैकेट में लिखा, तब यह हो गया x ऋण 12 और अगले ब्रैकेट में x + 5 बराबर 0। यहाँ तक ये सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे x ऋण 12 इसको हल करेंगे तो x ऋण 12 बराबर अपन ने 0 लिया, इस वाले पहले ब्रैकेट को लिया। अब इस ब्रैकेट में से x ऋण 12 बराबर 0 है, x का मान हमें निकालना है, तो ऋण 12 का हम पक्षांतर करेंगे। तो बराबर के जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ऋण 12 को, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये ऋण 12 है, दूसरे पक्ष में जाने पे ये धन 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार x धन 5 बराबर 0 है, तो x का मान निकालना है, तो धन 5 का हम पक्षांतर कर देंगे। जब इनका हम पक्षांतर करेंगे तो ये x बराबर ऋण 5 हो जाएगा। अब क्योंकि किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं मतलब किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो धनात्मक ही होती हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे x बराबर 12 मानेंगे कि x का मान मतलब हम जो x जो ले रहे थे सवाल में, x वास्तव में क्या है, उस समकोण त्रिभुज का आधार है। तो जो x की जो वैल्यू निकली है ये 12, ये क्या है, समकोण त्रिभुज का आधार है। तो x 12 होगा। अब दूसरी भुजा हमारी क्या थी, उसकी ऊंचाई, दूसरी भुजा थी x ऋण 7। तो x का मान तो अब हमारे पास आ चुका है, 12 है। तो यहाँ पे हम x की जगह 12 लिखेंगे और 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 बचेगा। तो यह उस समीकरण की ऊंचाई और आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो पूछ रहे थे वो दो भुजाएं थी 12 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर की। यही इस सवाल का हल है और यह उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारे स्टेप को समझाने की कोशिश की है, यदि फिर भी कोई स्टेप रह गया हो तो वह आप हमें बताएं, मैं उस स्टेप को फिर क्लियर कर दूंगा।